तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे प्लेटो के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। वी ऑल नो कि प्लेटो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिटिक हैं जिनको हम लोग लिटरेरी क्रिटिसिज्म के अंदर पढ़ते हैं। ही बीइंग अ ग्रीक क्रिटिक, इनसे आपके एग्जाम में इतने ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं एंड दैट टू इन अ वेरी डीप मैनर। इन्होंने एक नहीं बल्कि बहुत सारे क्रिटिकल एसेस लिखे हैं जिनसे आपकी थ्योरीज पूछी जाती हैं, टर्म्स पूछे जाते हैं। बहुत ही डीप में इनके एसेस से जाके एनालिटिकल जानकारी को निकालकर आपके सामने क्वेश्चंस के रूप में रखा जाता है। तो जरूर से आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपने प्लेटो के सिर्फ क्वेश्चंस ना लगाए हो बल्कि इनके इंपॉर्टेंट एसे को भी पढ़ रखा हो। एज आई टोल्ड यू कि प्लेटो एक ग्रीक क्रिटिक है। मेक श्योर कि आप जब भी क्रिटिक्स को पढ़ें तो आप सिग्रीगेटेड मैनर में पढ़ें कि आज आपने ग्रीक क्रिटिक को पढ़ा या फिर आपने रोमन क्रिटिक को पढ़ा, आपने रेनेसां या विक्टोरियन क्रिटिक को पढ़ा। इससे आपको जानने में या फिर इनके क्रिटिकल एसेस को समझने में बहुत आसानी होती है कि ये जो पर्टिकुलर क्रिटिक है इस एज को बिलोंग करता है, इसने ये जो वर्क है इस एज में लिखा हुआ है या ये इसकी डेट है। उससे आप अपनी पढ़ाई को बहुत ही सिस्टमैटिक वे में पढ़ पाते हो। मेक श्योर कि आप अगर इनके एस्से को या बाकी क्रिटिक्स के एस्से को पढ़ना चाहें तो मेरे लिटरेरी क्रिटिसिज्म के कोर्स को जरूर से चेकआउट करें, क्योंकि मैंने इन सभी क्रिटिक्स को बहुत ही आसान भाषा में लेक्चर बाय लेक्चर एंड विद क्वेश्चंस पढ़ा के रखा है। आप मेरे बाकी कोर्सेज को भी चेकआउट कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब पे भी आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे जो आपकी प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करते हैं। तो मेक श्योर कि आप मेरे चैनल पर जाकर मेरी सभी फ्री प्लेलिस्ट को भी चेकआउट करें। और अगर आप सिग्रीगेटेड क्वेश्चंस लगाने में इंटरेस्टेड हो जो आपको जज करने में आपकी हेल्प करें कि आपका कोई एक सिंगुलर सेक्शन कितना अच्छा प्रिपेयर्ड है। मिसलेनियस क्वेश्चंस तो देखो लगाते हैं हम लोग एंड फाइनली हम लोग को पता लगता है कि कितने क्वेश्चंस हम लोग से निकल रहे हैं। बट अगर आपने एक सेक्शन को प्रिपेयर कर लिया है, सपोज लिटरेरी क्रिटिसिज्म को, एंड उसी के सभी क्वेश्चंस आपको सेग्रीगेटेड वे में मिल जाएं तो आपके लिए जज करना आसान होगा कि आपका वो सेक्शन कितना अच्छा प्रिपेयर है। इसको अगर आप अवेल करना चाहें तो जरूर से हमें इस नंबर पर मैसेज करें एंड वी विल सेंड फ्री डेमो लिंक्स। और इसके साथ ही साथ अगर आप इसके फ्री वर्जन को अवेल करना चाहें तो उसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का पार्ट बन जाना है, जहां पर आपको डेली बेसिस पे पेपर 1 एंड पेपर 2 के बहुत सारी पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज ऑलरेडी मिलती हैं। यहाँ पर आपको लिंक्स एंड और भी बहुत सारी नोटिफिकेशंस मिल जाती हैं। अब आइए हम लोग प्रैक्टिस करेंगे प्लेटो के उन सभी क्वेश्चंस को और वीडियो के एंड तक फुल्ली सेटिस्फाइड होकर जाएंगे कि आपका एक पर्टिकुलर सेक्शन के क्वेश्चंस पूरी तरीके से प्रिपेयर हो गए। अक्टूबर 2020 में पूछा गया ये क्वेश्चन आपसे प्लेटो के लिटरेरी क्रिटिसिज्म सेक्शन से आता है। द टू ब्रॉड डिविजन्स ऑफ रियलिटी इन प्लेटोज थ्योरी ऑफ रियलिटी आर। प्लेटो की कई सारी थ्योरीज में से ये इनकी एक वन ऑफ द थ्योरीज है। जैसे थ्योरी ऑफ फॉर्म्स के बारे में उन्होंने बात की है। ही हैज आल्सो टॉक्ड अबाउट द थ्योरी ऑफ रियलिटी व्हिच आई हैव टॉट यू। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इनके वो दो डिविजन्स बताने हैं जो इनकी थ्योरी ऑफ रियलिटी में आता है। द आंसर इज विजिबल एंड इंटेलिजिबल, जहाँ पे विजिबल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बताते हैं कि विजिबल इज योर फिजिकल वर्ल्ड, जो कि आपका चेंज होता रहता है। इट इज ऑलवेज चेंजिंग, इट इज मैनिपुलेटिव एंड इट इज नॉट द रियलिटी। इंटेलिजिबल वर्ड ये बताते हैं अपने स्पिरिचुअल रेल्म के लिए, स्पिरिचुअल फेज के लिए, द थ्योरी ऑफ फॉर्म्स के लिए, जहाँ पे इनकी एक ऐसी वर्ल्ड इनको देखने को मिलता है विच इज हाईली इंटेलेक्चुअल एंड विच इज अनचेंजिंग, जो मैनिपुलेट नहीं होता है, जो किसी भी तरीके से खराब नहीं है। वो एक आइडियल फॉर्म है प्लेटो के लिए। एंड दस ये इन दोनों वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, विजिबल फॉर योर फिजिकल वर्ल्ड एंड इंटेलिजिबल फॉर योर स्पिरिचुअल वर्ल्ड। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अक्टूबर 2020 की शिफ्ट 2 में पूछा गया है आपसे ये क्वेश्चन फ्रॉम द सेक्शन ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। Which two of the following poets defended poetry against Plato's degeneration of poetry? आप सभी को पता होगा कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म के अंदर प्लेटो एक ऐसे हमारे क्रिटिक आते हैं जो जम के पोएट्स को एंड पोएट्री को ऑब्जेक्शन जताते हैं एंड उनको बहुत ज़्यादा अटैक करते हैं। एंड इस चीज़ को डिफेंड करने के लिए सामने आते हैं हमारे दो बहुत ही अच्छे एंड दिग्गज क्रिटिक्स। वन इज अवर फिलिप सिडनी एंड सेकेंड इज अवर पीबी शेली। एंड कोइंसिडेंटली दोनों ही एक टॉपिक के ऊपर एक ही टाइप के टाइटल को उठाकर अपनी पोइट्री को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। बस सेंचुरीज में डिफरेंस होता है, जहाँ पे हमारे फिलिप सिडनी 16th सेंचुरी के क्रिटिक हैं। अपने वर्क अपॉलॉजी फॉर पोइट्री या फिर अलग दूसरे नाम से जाना जाता है डिफेंस ऑफ पोएसी को इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे ही डिफेंस पोइट्री स्टीफन गोसॉन ने जो उनके ऊपर अटैक किया था उसको लेकर। देन आगे जाके 19th सेंचुरी में हमारे पीबी शेली इसी पर्टिकुलर टॉपिक को उठाते हैं, डिफेंस ऑफ पोइट्री। 19th सेंचुरी में इनका ये ऐसे आता है जहाँ पे अगेन बताते हैं कि पोएट्स एंड
जो होते हैं कि उनकी जो पोइट्री होती है वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेजिस्लेचर्स वगैरह से ये लोग कंपेयर करते हैं। सो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो काफ़ी बार रिपीट हुआ है एंड आपको इस बात पे बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना चाहिए, अपने नोट्स में इसको लिखना चाहिए। दोनों के जो क्रिटिकल एसेज हैं वो थोड़े से आइडेंटिकल हैं, लेकिन आपको दोनों को अच्छी तरीके से अलग-अलग करने आना चाहिए। दिस इज़ द आंसर पीबी शेली एंड फिलिप सिडनी। दिसंबर 2019 में पूछा गया है आपसे एक बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन फ्रॉम द सेक्शन ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। What does Socrates mean when in Plato's Aeon he says poets are nothing but the interpreters of God? सबसे पहले तो आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि प्लेटो इज दैट पर्सन जिन्होंने आपके सोक्रेटिस के काफी सारे डायलॉग्स का इस्तेमाल किया है, उनके कन्वर्सेशनल या डायलॉग स्टाइल का यूज करके अपने 35 वर्क्स में उनको एज अ कैरेक्टर लिया है, जहाँ पे वो एज अ कैरेक्टर लेने के बाद बहुत सारे इंटरलोक्यूटर्स के साथ बात करते हैं एंड डायलॉग के जरिए किसी न किसी टॉपिक का समराइज करने की कोशिश करते हैं या फिर लॉजिकल एक एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करते हैं। इस पर्टिकुलर वर्क में जो कि प्लेटो का इयॉन है, ये सबसे पहले तो इनका एक माइनर वर्क है। अक्सर बच्चे सिर्फ रिपब्लिक पर कर चले जाते हैं, लेकिन इनके माइनर वर्क से भी क्वेश्चन आते हैं। मैंने ये बच्चों को पढ़ाया है, ये बहुत ही फनी टाइप का एक बोल सकते हैं कन्वर्सेशन है बिटवीन सोक्रेटिस एंड इयॉन, जहाँ पे सोक्रेटिस ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पोएट्स हैं, जाहिर सी बात है इस बात को समझिएगा कि ये सोक्रेटिस के व्यूज नहीं है, ये हमारे प्लेटो के व्यूज हैं जो सोक्रेटिस को बनाकर वो सामने पेश करते हैं डायलॉग के जरिए इयॉन के अंदर। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि पोएट्स आर नथिंग बट द इंटरप्रेटर्स ऑफ गॉड। जब ये ऐसा बोल रहे हैं तो सोक्रेटिस यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहे हैं कि पोएट्स जब भी पोएट्री लिखते हैं तो किसी भी तरीके के विजडम उनके पास नहीं होता है, किसी भी तरीके की कोई क्रिएटिव या फिर उनके पास कोई स्किल्स नहीं होता है, मतलब बुद्धि से वो लोग काम नहीं ले रहे होते हैं। जिस टाइम पे दे आर राइटिंग पोएट्री दे आर डिवाइनली पोजेस्ड। अगर मैं बिल्कुल हिंदी एकदम रॉ भाषा में बात करूं तो कभी कभी जैसे किसी बच्चे के ऊपर कोई छाया आ जाता है, कोई हवा आ जाती है, या किसी इंसान के ऊपर बोलते हैं ना कि अरे इसके ऊपर तो भूत सा आ गया है, तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं कि वो पोजेस हो गया है। डिवाइनली पोजेस एक बहुत ही मतलब पॉजिटिव सेंस हुआ कि भगवान से उनका कनेक्शन बन चुका है या भगवान उनके अंदर आ गए हैं। कहने का मतलब कि सोक्रेटिस ने यहाँ पे पोएट्स का मजाक उड़ाने की कोशिश की है कि उनके पास कोई विजडम नहीं होता है, बस खाली जिस टाइम पे वो पोएट्री लिख रहे होते हैं वो डिवाइनली पोजेस हो जाते हैं जिस टाइम पे वो लोग अपनी पोएम्स को लिख रहे होते हैं। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी बोल सकते हैं हिलेरियस काइंड ऑफ एलिगेशन जो आपके प्लेटो लगाते हैं सोक्रेटिस के जरिए अपने इस वर्क इयॉन के अंदर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। दिसंबर 2019 में आपसे पूछा गया है एक बहुत ही अजीब टाइप का क्वेश्चन जो शायद ही बहुत सारे बच्चों को ना पता हो। ये आता है आपके प्लेटो की थ्योरीज में से। प्लेटो ने कई सारी थ्योरीज अपनी दे रखी हैं, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, थ्योरी ऑफ रियलिटी, उनके व्यूज हैं पोएट्री के ऊपर, जिसमें से एक कॉन्सेप्ट आता है फैंटिज्म एंड सेम्बलेंस का। इसके थ्रू आपके प्लेटो ने एक क्वेश्चन पूछा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फैंटिज्म एंड सेम्बलेंस करेक्ट। तो आपको पता लगाना है, इसके लिए आपको फैंटिज्म एंड सेम्बलेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। द आंसर ओवर हेयर इज पॉइंट नंबर सेकंड विच इज सी एंड डी। फैंटिज्म का मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल दिया है कि जब आप एक डेजर्ट, एक रेतीले जगह पर चल रहे होते हो तो आपको अचानक से दूर से लगता है कि वहां पे कोई आपको दूर से दिखाई देता है कि अरे बहुत दूर तो पानी है, उसकी एक परछाई, एक इल्यूजन आपको पता लगता है, जबकि रियलिटी में वहां पर कुछ भी नहीं होता है। So phantasm, unlike semblance, has the same proportions as the object. इसमें आपको illusion feel होता है कि ओरिजिनल जो चीज आपको दिखाई दे रही है वो ऑलरेडी वहां पे है, जबकि वो चीज प्रेजेंट नहीं होती है। तो यहाँ पे जब हम लोग प्रपोर्शंस के बारे में बात करते हैं तो फैंटिज्म के केस में आपके जो प्रपोर्शंस होते हैं ओरिजिनल चीज से वो बिल्कुल मैच करते हैं, हालांकि वो चीज वहां पे प्रेजेंट ही नहीं होती है, वो एक इल्यूजन होता है। कई मूवीज में आपने ये चीज देखी होगी कि बहुत सारे लोग रेत में चल रहे हैं, उनको दूर दिखाई देता है कि अरे यहाँ तो पानी है, हम लोग जाकर पी लेंगे, ये इसका एग्जाम्पल है। दूसरा है सेम्बलेंस, जो आपका अनरियल होता है, सच नहीं होता है या कॉपी होता है, बट लुक्स रियल एज कंपेयर टू फैंटिज्म। मैंने यहाँ पे सलमान खान का एग्जाम्पल आपको दे रखा था एंड मैंने आपको शो किया था कि जैसे आप लोग ने बहुत सारे सेलिब्रिटीज के कॉपी देखे होंगे, उनके जैसे बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले ऐसे लोग देखे होंगे कि कभी कभी आप भी थोड़ा सा हैरान हो जाते होंगे कि यार ये एक्चुअल में सलमान भाई है या फिर ये उनकी कॉपी है। सो सेम्बलेंस के केस में आप जिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को देखते हो वो अनरियल होता है, वो ओरिजिनल नहीं होता है, लेकिन वो रियल जैसा दिखाई देता है। तो ये आपका डिफरेंस है फैंटिज्म एंड आपके सेम्बलेंस के अंदर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
दिसंबर 2018 में पूछा गया आपसे ये क्वेश्चन कह रहा है व्हाई डिड प्लेटो बैनिश द पोएट फ्रॉम हिज आइडियल स्टेट। आप सभी को ये बात पता होगी कि प्लेटो ने बोला है अपने वर्क रिपब्लिक के अंदर कि पोएट्स को बैनिश कर देना चाहिए उनके आइडियल स्टेट से। एंड पोएट्री के भी बारे में उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बोली हैं, ऑब्जेक्शन जताया है, उसको अटैक किया है कि ये बहुत ज़्यादा करप्ट करता है हमारी जनता को, सिटीजन्स को, पीपल को, हमारी यूथ को स्पेशली। उनके मन में बहुत ज़्यादा इमोशंस को, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स को, बहुत ज़्यादा सेंशुअस फीलिंग्स को अपनी पोइट्री के थ्रू भरने की कोशिश करता है, उनको प्यार मोहब्बत और इन सब टूवर्ड्स की तरह लेके जाता है, फीलिंग्स भरने की कोशिश करता है, इमिटेट करता है आपके आइडियल वर्ल्ड को, इसीलिए इसको कहीं से भी सच नहीं मानना चाहिए, डिसीव करने की कोशिश करता है, फॉल्स होता है, काफ़ी सारे ऐसी जो चीज़ें हैं वो आपके प्लेटो ने बोला है। सो इस क्वेश्चन के अंदर आपको जो चीज़ देखनी है वो ये है कि कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो आपके लिए बिल्कुल सही बैठता है, which is point number 3. In representing the central aspects of reality, the poet fails to discern the transcendent reality behind mere appearance. क्योंकि आपके प्लेटो मानते थे थ्योरी ऑफ फॉर्म्स के ऊपर, ये अपने ही दिमाग में एक आइडियल वर्ल्ड की छवि लेकर घूमते हैं जहाँ पर ये बताते हैं कि वो चीज़ें अनचेंज्ड होती हैं, प्योर होती हैं एंड अपने बिल्कुल अच्छे फॉर्मेट में होती है, whereas everything that you see in the physical world is your कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है, करप्ट होता रहता है, मैनिपुलेट होता रहता है, 5 सेंसेस के थ्रू हमारे वो इल्यूजन होता है, उसमें कुछ भी सच नहीं होता है। एंड पोइट्री को एंड आर्ट को वो इसी चीज़ का दर्जा देते हैं कि इट इज़ ट्वाइस एंड थ्राइस रिमूव फ्रॉम रियलिटी, क्योंकि वो हमारी यूथ को करप्ट करता है, इमोरल चीज़ें प्यार मोहब्बत की उनको सिखाता है एंड वीक बनाता है। उस टाइम पे लोगों को बहुत ज़्यादा करेजियस एंड ब्रेवरी काइंड ऑफ चीज़ें पसंद आती थी। खुद भी हमारे प्लेटो काफ़ी मस्कुलर थे, अच्छी फिजिक को मेंटेन करते थे, कुश्ती वगैरह किया करते थे, तर्क को एंड रैशनल थिंकिंग को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते थे। तो जाहिर सी बात है पोइट्री अगर आपके मन में इमोशंस उत्पन्न करने की कोशिश कर रही है तो आपके प्लेटो उसको नहीं पसंद करेंगे, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग ये बहुत ही सेंशुअल रियलिटी, सेंशुअस एस्पेक्ट ऑफ रियलिटी को दिखाता है जो आपके प्लेटो को पसंद नहीं था। आई होप दिस इज क्लियर। जून 2019 में आपसे पूछा गया है ये क्वेश्चन, which of the following of Plato's beliefs or acts was Shelley countering by saying that poets are the unacknowledged legislatures of mankind? आप सभी को ये बात पता होगी कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म के अंदर प्लेटो एक ऐसे क्रिटिक हुए हैं जो पोएट्स को पसंद नहीं करते थे एंड उन्होंने पोएट्स को अपने आइडियल वर्ल्ड से बाहर निकालने की बात की है। पोएट्री के लिए भी बोला है कि इट इज थ्राइस एंड ट्वाइस रिमूव फ्रॉम रियलिटी एंड इमिटेट करता है, डिसीव करता है। ऐसे में हमारे लिटरेरी क्रिटिसिज्म के अंदर दो ऐसे क्रिटिक्स आते हैं जो इस चीज़ को काउंटर अटैक करते हैं या फिर डिफेंड करने के लिए आते हैं अपनी पोएट्री को और पोएट्स को। वन इज योर फिलिप सिडनी एंड अनदर इज पीबी शेली, जो अपने क्रिटिकल एसेस के थ्रू इस चीज़ को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे स्पेसिफिकली बोला गया है कि जब शेली ऐसा कहते हैं कि पोएट्स आर अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेचर्स ऑफ मैनकाइंड, तो वो किस चीज को काउंटर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे वो प्रेफरेंस कर रहे हैं फॉर लेजिस्लेचर्स ओवर पोएट्स। आप सभी को ये पता होना चाहिए कि आपके प्लेटो ने कहा है कि उन्हें एक ऐसी आइडियल स्टेट चाहिए, एक ऐसी आइडियल सिटी चाहिए जहाँ पे फिलोसोफर्स एंड जो लेजिस्लेचर्स, मतलब कि जो लॉ को बिलोंग करने वाले पीपल होते हैं, वो गवर्न करने चाहिए आपकी सोसाइटी को, क्योंकि उनके पास विजडम होता है एंड वो रैशनल होते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो पोएट्स को मानते हैं कि ये बिल्कुल भी रैशनल नहीं होते हैं, इमोशनल होते हैं, बहुत ही पैशंस को फ्यूल करते हैं अपनी जनता के मन में एंड उनको करप्ट कर देते हैं अपनी इमोरल बातों को बताकर। तो पोएट्री को डिफेंड करते हुए एंड पोएट्स को डिफेंड करते हुए हमारे पीवी शैली कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उनका अपना तरीका होता है दुनिया को चलाने का या गवर्नमेंट को चलाने का। बट पोएट्स जो होते हैं वो पूरी तरीके से मॉरल होते हैं, उनकी क्रिएटिविटी हमारे दुनिया के काम आ सकती है। बेसिकली इस पॉइंट से वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि पोएट्स किसी भी तरीके से आपके लेजिस्लेचर्स या फिर फिलोसफर्स से कम नहीं होते हैं एंड वो किंग्स बनने के बिल्कुल काबिल हैं, अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेचर्स ऑफ मैनकाइंड। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। 2021 में पूछा गया आपसे ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जो प्लेटो के लिटरेरी क्रिटिसिज्म से आता है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज ऑफ द व्यू दैट पोएट्री वाज ओनली एन इमिटेशन ऑफ एन इमिटेशन एंड देयरफॉर ट्रिवियल। अभी तक सब बच्चों को ये बात पता होगी कि प्लेटो ने ही इस टाइप के बारे में बात कर रखी है।
where he talks about art and your specifically your poetry in book number 10 of your Republic, where he is asking everyone to censor art or and dismiss all the poets from its ideal state, because उनके according your poetry or your art is thrice removed from reality. उनका काम होता है poets का काम होता है deceive करने का, and poets का काम होता है illusion में रखने का, and hence ये poetry को एक real and एक authentic source नहीं मानते हैं, hence ये trivial है, बहुत ही बेकार की चीज़ है, and this was told by your Plato. I hope this is clear. So this question has been asked from 2022 shift 1 अक्टूबर में पूछा गया है. It is a very interesting question जहाँ पर आपसे पूछा है कि which of the following are Plato's main objections against poetry. आप सभी को पता है कि प्लेटो आपके पोएट्स को पसंद नहीं करते थे, एंड पोएट्री को लेके उन्होंने अपने रिपब्लिक की बुक नंबर 10 के अंदर काफ़ी सारे ग्राउंड्स पर उनको ऑब्जेक्टिफाई करने की कोशिश की है, ऑब्जेक्ट किया है, रिजेक्ट किया है, एंड देयर आर सो मेनी ग्राउंड्स जिनकी वजह से इन्होंने कहा है कि इस वजह से ये पोएट्स को पसंद नहीं करते हैं, एंड he has also talked about the censorship of the art. यहाँ पे आपको काफ़ी सारे स्टेटमेंट्स देखकर पहचानने हैं कि वो कौन से आपके एग्जैक्ट ऑब्जेक्शंस हैं जो आपके प्लेटो ने पोएट्स के लिए बोले हैं. नंबर 1, द पोएट इज एन इमिटेटर. आपके जो प्लेटो हैं मानते हैं कि जो पोएट है आपकी जो आइडियल फॉर्म्स की दुनिया होते हैं, जो ओरिजिनल होते हैं, जो प्योर होते हैं, उसकी कॉपी करता है, उसको इमिटेट करता है, उसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं होता है. वट एवर ही इज इमिटेटिंग इट इज फॉल्स एंड इट इज डिसेप्टिव. दूसरी चीज जो इन्होंने बोली है कि जो पोएट होता है वो फ्यूल करता है पैशंस एंड इमोशंस को, वीकन करता है रीजन एंड द कैपेसिटी ऑफ द सिटीजन्स. मैंने आपको ऑलरेडी इस चीज को समझाया था कि जिस टाइम पे ये पोएट्री को लिखा करते थे या फिर पोएट्स पोएट्री को लिखा करते थे, जिस टाइम पे प्लेटो थे, उस टाइम पे पोएट्री की जो इमेज थी वो बहुत गिर गई थी, क्योंकि इल्यूजन्स के बारे में पोएट्स बात करने लगे थे, प्यार मोहब्बत के बारे में बात करने लगे थे. ऐसे जब आप गाने सुनते हो तो आपके मन में जब बहुत सारे इमोशंस को डाला जाता है, फ्यूल किया जाता है आपके पैशंस को, एक इंसान ब्रेवरी से, करेज से, इंटेलेक्ट से एंड तर्क से दूर हो जाता है. एंड यही एक बेसिक चीज़ थी जो आपके प्लेटो को बिल्कुल पसंद नहीं आती थी, कि यूथ को करप्ट कर देता है. उनके मन में गानों, प्यार और दूसरों की सांसें, जुल्फे, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करके ब्रेवरी, करेज एंड एथिकल एंड मॉरल चीज़ों से दूर लेकर चली जाती है आपकी पोएट्री, एंड हेंस आपका जो पोएट होता है वो ये काम करता है, एंड ये इनको पसंद नहीं आता है. देन लास्टली ये कहते हैं कि पोएट हैज नो नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड. ये एक बहुत बड़ी बात थी इन्होंने जो बोली, कि उसको असल दुनिया की जो असल रियलिटी है उसके बारे में आपके पोएट को कोई भी जानकारी नहीं होती है. वो क्या करता है, बस अपनी एक मन गढ़ंत इल्यूजन की दुनिया में रहता है, एंड दुनिया को एक बहुत ही इल्यूजरी वे में लोगों को दिखाने की कोशिश करता है. एंड इसी वजह से ये जो 3 चीज़ें हैं आपके प्रॉपर स्टेटमेंट्स बन जाते हैं. कहीं पे भी इन्होंने ये नहीं कहा कि पोएट इज इनकेपेबल ऑफ ब्रेवरी. अक्सर हम लोग जब ऐसी चीजें पढ़ते हैं तो हम लोग को लगता है कि नहीं ये वाला स्टेटमेंट हो सकता है, लेकिन कहीं पे भी रिपब्लिक में उन्होंने ये नहीं कहा है कि जो पोएट है वो ब्रेवरी उसके अंदर नहीं होती है. और ध्यान दीजिएगा, ये जो आपके प्लेटो ने बात की है पोएट्स को लेके, वो कुछ पोएट्स के लिए बात की है जो बहुत ही ज्यादा गंदी टाइप की या फिर इमोरल काइंड ऑफ पोएट्री लिखने लगे थे. नॉट ऑल पोएट्स. सिमिलर गोज विद दिस पर्टिकुलर पॉइंट, जहाँ पे पोएट इज लेस रिस्पॉन्सिबल जैसी कोई चीज आपके प्लेटो ने नहीं बोली है, एंड हेंस इसकी वजह से आपका आंसर नंबर 1 बन जाता है. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. मार्च 2023 में पूछा गया आपसे ये क्वेश्चन आपके सामने है, जहां पर आपको मैच करने हैं क्रिटिक को उनके वर्क से. इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. अगर आप इसकी जितने नेम्स हैं वो देखोगे तो आपको लगेगा कि ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. यहाँ पर आप देख पा रहे हो प्लेटो, अरिस्टोटल, पीबी शेली एंड फिलिप सिडनी, एंड यहाँ पर हम लोगों को कुछ वर्क्स दिखाई दे रहे हैं. अक्सर ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग को मेजर वर्क्स ही देखने को मिलते हैं, पर यहाँ पर आपके प्लेटो और अरिस्टोटल से पूछे गए हैं उनके ऐसे वर्क जो शायद कुछ बच्चों को नहीं पता होते हैं. जैसे प्लेटो का आपका वर्क है सिंपोजियम. ये एक ऐसा डायलॉग है जहाँ पर ये नेचर ऑफ लव के बारे में डिबेट करते हैं, बात करते हैं. सो प्लेटो का एक जो वर्क है सिंपोजियम, वो आप लोग को याद रखना चाहिए. अरिस्टोटल का जो वर्क है रिटोरिक्स, हम सभी लोग इनके द पोएटिक्स को जानते हैं, लेकिन इनका एक जो वर्क है रिटोरिक्स विच टॉक्स अबाउट द आर्ट ऑफ परसुएशन, एंड किस तरीके से आप शब्दों का इस्तेमाल करते हो किसी को परसुएट करने के लिए, उसके बारे में ये बात करता है. देन वी हैव पीबी शेली एंड फिलिप सिडनी, दोनों ही जो प्लेटो के अटैक को काउंटर करने की कोशिश करते हैं अपने अपने एस्से के अंदर.
फिलिप सिडनी का जो वर्क है जहाँ पर हम लोग देखते हैं which is known as your apology of poetry, which is also known as defense of poesy, जो बच्चों को कंफ्यूज करता है कि इसके तो दोनों ही नाम एक जैसे हैं। देन पीबी शैली का भी सिमिलर नेम से वर्क आता है आपका डिफेंस ऑफ पोइट्री, तो इसको आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखना चाहिए, बार बार इसको आपको रिकॉल करना चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है। आई होप आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। सो जून 2023 में पूछा गया है आपसे ये क्वेश्चन दैट कम्स फ्रॉम प्लेटो, या फिर टू बी प्रिसाइज फ्रॉम लिटरेरी क्रिटिसिज्म, जहां पर आपसे पूछा गया है विच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज मेजर डायलॉग ऑफ प्लेटो। आप सभी को इस बारे में पता होगा कि प्लेटो जो कि सोक्रेटिस के ही डिसाइपल थे, उनके स्टूडेंट थे, उनकी ही फिलॉसफी को अपने वर्क्स में दिखाने की कोशिश करते हैं। एंड नॉट ओनली हिज फिलॉसफी, ये लिखते हैं अपने वर्क्स को सोक्रेटिक डायलॉग में, where there are two people who are involved in a conversation, and through that they come up to a point जो आपको एक लॉजिकल समरी देने की कोशिश करता है किसी भी टॉपिक के ऊपर। यहाँ पर आपको देखकर बताना है कि कौन सा प्लेटो का डायलॉग नहीं है। सो क्रीटो आपके प्लेटो का डायलॉग है, फेडो आपके प्लेटो का डायलॉग है, सिंपोजियम इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट डायलॉग है जो इनके डायलॉग्स में से एक है। देन मेटाफिजिक्स इनका डायलॉग नहीं है, एंड ये इनका वर्क ही नहीं है। ये जो पर्टिकुलर वर्क है वो बिलोंग करता है आपके अरिस्टोटल को, जो बात करते हैं आपके मेटाफिजिक्स के ऊपर या एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। अगर मैं आपको एक प्रॉपर लिस्ट दूं आपके प्लेटो के कुछ इंपॉर्टेंट डायलॉग्स की, ऑल्दो इन्होंने 35 वर्क्स लिख कर रखे हैं, लेकिन आपको कुछ वर्क्स जो पता होने चाहिए, आपके नोट्स में लिखे होने चाहिए, वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। अपॉलॉजी, रिपब्लिक, इयॉन, जॉर्जियस, सिंपोजियम, फेडरस, क्रीटो एंड फेडो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जो आप लोग को जरूर से याद होने चाहिए, बिकॉज इनसे अक्सर क्वेश्चन पूछे गए हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। दिसंबर 2014 में प्लेटो के एक अनदर वर्क से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। द इशू ऑफ प्रिविलेजिंग स्पीच ओवर राइटिंग वाज टेकन अप फॉर डिस्कशन इन प्लेटोस। प्लेटोस के कई सारे वर्क मैंने आपको पढ़ाए हैं, एंड उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस है उसकी मैंने आपको लिस्ट भी दी है। इसमें से आपको 4 काम देकर पूछा है कि बताओ प्लेटो के कौन से वर्क के अंदर आपके जो प्लेटो हैं वो स्पीच को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं दैन योर राइटिंग। ये वर्क है आपका फेडरस, जिसके अंदर ये बताते हैं कि जो स्पीच एक जरिया होता है, मीडियम होता है कम्युनिकेशन का, वो ज्यादा रिलायबल होता है, क्योंकि वो आपको इमीडिएट इफेक्ट्स देता है, उसमें कुछ भी आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो। वेयर इज इन कंपैरिजन टू योर राइटिंग, इसमें जो कम्युनिकेशन होता है या जो रिस्पॉन्स होता है वो मच डिलेड होता है, या फिर इसमें चीजें कम्युनिकेट ठीक से नहीं हो पाती हैं, या फिर मैनिपुलेट होने की संभावना होती है। इसीलिए ये ज्यादा प्रेफर करते हैं योर स्पीच ओवर राइटिंग। ये कुछ सिमिलर कॉन्सेप्ट आप लोग पेपर 1 के अंदर कम्युनिकेशन के अंदर भी पढ़ते हो। आई होप आप इस चीज को याद रखेंगे कि प्लेटो के फेडरस के अंदर, जो कि उनका एक माइनर वर्क माना जाता है, बट स्टिल वी स्टडी दिस पर्टिकुलर वर्क, इन्होंने स्पीच को ज्यादा प्रेफर किया है ओवर योर राइटिंग। नवंबर 2017 में पूछा गया है लिटरेरी क्रिटिसिज्म से एक बड़ा ही आसान क्वेश्चन जो सभी बच्चों को पता होगा। इन हिज थ्योरी ऑफ मिमेसिस, प्लेटो सेज दैट ऑल आर्ट इज मिमेटिक बाय नेचर, आर्ट इज एन इमिटेशन ऑफ लाइफ। To argue his case, he gives the example of what? Cloud, chair, tree और river। आप सभी को पता होगा कि प्लेटो ने अपने रिपब्लिक के अंदर थ्योरी ऑफ मिमेसिस के बारे में काफी हद तक बात की है, जहां पर उन्होंने बताया है कि किस तरीके से आर्ट या फिर आपकी जो पोएट्री होती है, इट इज ट्वाइस एंड थ्राइस रिमूव फ्रॉम रियलिटी। वो इमिटेट करती है आपके आइडिया ऑफ फॉर्म्स को या फिर आइडियल वर्ल्ड को, उसमें कुछ भी उनका खुद का नहीं होता है। इट इज नथिंग क्रिएटिव, बस एक मियर इमिटेशन, कॉपी होती है, जिसको उन्होंने थ्योरी ऑफ मिमेसिस कहा है। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल को बताने के लिए वो किस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, वो करते हैं चेयर का एग्जांपल। मैंने पूरा विजुअली आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू ये सिखाया भी था, एंड आई गेस आप लोग को याद होगा कि चेयर का एग्जांपल वो इस्तेमाल करते हैं कि पहले जो चेयर का आइडिया आपके दिमाग में आता है, ये है आपका सबसे पहला फॉर्म। फिर जो आपके आइडिया का इस्तेमाल करके आप फिजिकली उस चेयर को बनाते हो, जो कि कारपेंटर बनाता है, दिस इज ट्वाइस रिमूव फ्रॉम रियलिटी। फिर अगर कोई पेंटर आके उस एक्चुअल फिजिकल चेयर की एक पेंटिंग बना देता है, तो इट इज थ्राइस रिमूव फ्रॉम रियलिटी। एंड इसीलिए इन्होंने इस चीज का इस्तेमाल करते हुए बताया है कि चेयर या फिर आपका जो आर्ट है या पोएट्री है, इट इज थ्राइस रिमूव फ्रॉम रियलिटी। वो इमिटेट करता है लाइफ को, एंड ये होती है आपकी थ्योरी ऑफ मिमेसिस। सो आई होप आज के क्वेश्चंस को लगाकर आप फुल्ली सेटिस्फाइड हो एंड कॉन्फिडेंट जा रहे हो। नाउ यू नो कि आपके प्लेटो के क्रिटिकल एसे से किस किस टाइप के क्वेश्चंस बने हैं या फिर किस किस टाइप के क्वेश्चंस बनने की संभावना है। अगर आप इनके पूरे
पूरे लेक्चर को अवेल करना चाहते हो तो आप लिटरेरी क्रिटिसिज्म के कोर्स को जरूर से चेकआउट करें। आप हमें इस नंबर पे अगर मैसेज करेंगे तो वी विल सेंड यू द डायरेक्ट लिंक्स एंड उसके फ्री डेमो लेक्चर्स कर देखकर आप अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हो। मेरे बाकी कोर्सेज भी इसी फॉर्मेट में बने हुए हैं, तो मेक श्योर कि आप इनको भी चेकआउट करें। आप अगर पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज दैट टू टॉपिक वाइज एंड सेक्शन वाइज सेग्रीगेटेड चाहते हो तो आप हमारे इन पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज को भी अवेल कर सकते हो। अगर आप इनको पहले लगा कर देखना चाहते हो तो आपको वो हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर है। सभी चीजों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप क्लिक करिए, अपने मन को सेटिस्फाई करिए, देन ओनली यू कैन बी अ पार्ट ऑफ एनीथिंग यू वांट टू बी। आई होप आज का वीडियो बहुत हेल्पफुल लगा होगा आपको। इसी तरीके से नेक्स्ट कौन से क्रिटिक का आप वीडियो देखना चाहते हो या उनके क्वेश्चंस को लगाना चाहते हो, डू कमेंट मी डाउन बिलो because I love to receive your comment. I am going to meet you up next in yet another video. Up till then, bye and take care.